यह सच है कि उस वक्त नताशा ने जो किया वह फैसला उसका था, लेकिन उसने यह फैसला मेरे लिए लिया था साइको। मैं इस बात को नहीं भूल सकती। आज हम दोनों साथ हैं, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट उसको जाता है। उसने मुझे मेरा प्यार दिलवाने में मेरी मदद की, तो मैं भला उसकी मदद क्यों ना करूं। उसने मेरी शादी, मेरे रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और शायद जिंदगी भर का दर्द ले लिया। पर मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। उसने एक बहन होने का फर्ज निभाया था, तो इस नाते मैं भी एक बहन होने का फर्ज निभा रही थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकती। और तुम मेरी छोड़ो साइको, अपनी कहो। क्या तुम नहीं चाहते कि रॉकी अपनी लाइफ में खुश रहे, उसे एक सच्चा प्यार, एक सच्चा जीवन साथी मिले? देखो साइको, मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, और तुम्हारी जितनी समझदार तो कभी नहीं। भले ही मेरे पास ज्यादा दिमाग नया हो, लेकिन मेरे पास दिल है, और मैं उस दिल से यह महसूस कर सकती हूँ कि रॉकी की खुशी अभी नताशा के साथ है। भले ही उसे इस बात का एहसास नहीं है, मैं बस उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तो इसमें भला मैंने क्या गलत किया? वह दोनों हमारे भाई बहन है साइको, उनकी खुशियों का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। तुम कहते हो मुझे क्वीन बनाना है, तो एक बात बताओ साइको, जो क्वीन अपनी फैमिली नहीं संभाल सकती, वह तुम्हारे साथ मिलकर एक बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपनी बहन की खुशियां छीन ली, मेरी पूरी फैमिली को मेरी वजह से सजा मिली। मेरे दोस्त और भाई के हाथों पर आज लूजर लिखा हुआ है। जिस इंसान को मैंने हमेशा अपना बाबा, अपना पिता समझा, उन्हें मेरी वजह से सजा मिली। मैंने अपनी बेवकूफी में आकर एक अच्छा दोस्त खो दिया। भले ही मैंने रॉकी को कभी नहीं कहा कि वह मुझे प्यार करे, पर कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही थी। भले ही मेरे माँ बाप और भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, पर इस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और यह चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही साइको। भले ही मेरा नाम आशी है, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाई। मेरी वजह से तो सबकी आंखों में आंसू हैं। सच तो यह है कि लूजर सिर्फ समर और अथर भाई नहीं, बल्कि मैं भी हूँ, क्योंकि आज नताशा की आंखों में जो भी आंसू है, उसकी जिम्मेदार वह है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं हूँ। हाँ साइको, मैं हूँ उसके आंसुओं की जिम्मेदार, उसके दर्द की जिम्मेदार मैं हूँ। उसने मेरे प्यार, मेरी शादी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, और मैंने बदले में उसे क्या दिया? सिर्फ आंसू, सिर्फ दर्द। मैं लूजर हूँ साइको, मैं लूजर हूँ। कहते हुए आशी क्रिस के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और क्रिश उसे इस तरह रोते हुए देखकर अपनी सर्द नजरों से अपने चेहरे पर कुछ गंभीरता लिए हुए उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आशी उसके सीने पर सर रखे हुए काफी देर तक रो रही थी। क्रिश उसे अपने सीने से लगाए हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वह आशी को चुप होने के लिए इस बार नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वह आज आशी के दर्द को शायद समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि क्रिश को पहले ही पता था कि आशी और समर का क्या प्लान है, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान में राका को भी शामिल किया था, ताकि म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन को डराकर वह फ्लैशलाइट नताशा के ऊपर डाल सके, क्योंकि यह काम सिर्फ राका ही करा सकता था। और अगर राका इस प्लान में शामिल है, तो सीधी सी बात है कि इस बारे में क्रिश को जरूर पता होगा। पर क्रिश ने राका को नहीं रोका, शायद यह सोचकर
कि एक क्वीन को भी हक है अपनी प्लानिंग करने का। इधर दूसरी तरफ नताशा और रॉकी के कमरे में रात लगभग 2:30 बजे नताशा को वॉशरूम जाने की नीड थी। उसे इस वक्त काफी बुखार था। वह धीरे से अपने बिस्तर से उठी और हल्के कदमों के साथ बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए। लेकिन वह जैसे ही गिरने वाली थी, अचानक किसी की मजबूत बाहों ने उसे कमर के सहारे थाम लिया। नताशा ने गिरने के डर से अचानक अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह गिरी नहीं है, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने रॉकी को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। रॉकी, जो कि उसे कमर से थामे हुए उसके ऊपर झुका हुआ था, उसकी आंखें नताशा की आंखों से टकराई और कुछ पल दोनों एक ही पोजीशन में खड़े रहे। लेकिन फिर रॉकी ने नताशा से कहा, संभाल कर चलो। और इतना कहने के बाद रॉकी ने बिना कुछ कहे नताशा को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक रॉकी के उठाने से नताशा हैरान रह गई। वह गिरने के डर से रॉकी के गले में अपनी बाहें लपेट चुकी थी, लेकिन रॉकी अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में पहुंचा देता है। अब वह वापस पलटकर बाथरूम के दरवाजे से बाहर जाते हुए नताशा से बोला, फ्रेश हो जाओ तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। इतना कहते हुए रॉकी वहां से चला गया, लेकिन रॉकी के यह 4 शब्द सुनकर नताशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे रॉकी का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह चाहता क्या है? कभी फिक्र दिखाता है, कभी गुस्सा होता है और कभी ऐसा करता है कि उसे किसी चीज का असर ही नहीं होता। रॉकी नताशा के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद नताशा फ्रेश हो चुकी थी। वह किसी तरह बाथरूम के दरवाजे तक आई। तभी रॉकी बिना कुछ बोले उसे एक बार फिर अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। इस बीच उसने नताशा से ना ही कोई बात की, ना ही कोई रिएक्शन दिया। नताशा उसे उम्मीद भरी नजर से देख रही थी। शायद रॉकी उससे कोई बात करे या उसका हालचाल जानने की कोशिश करे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नताशा किसी तरह अपना मन मारकर वापस आराम करने के लिए लेट गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नताशा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, पर उसके दिल में कुछ दर्द था जो वह किसी से बात नहीं करती थी। उसने हंसना और मुस्कुराना लगभग कम कर दिया था, या यूं कहे कि वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही मुस्कुराती थी। एक ही कमरे में रहने के बावजूद रॉकी और नताशा के बीच उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई। नताशा के दर्द को कोई और देख सके या ना देख सके, पर आशी बहुत अच्छे से समझ रही थी। और नताशा के चेहरे की मुस्कान गायब होते ही आशी ने भी मुस्कुराना लगभग बंद कर दिया था। अब वह भी लिमिट में ही बातें कर रही थी। दोनों ही लड़कियों का यह बदला हुआ स्वभाव घर में सभी लोग नोटिस कर रहे थे, पर पूछने पर वह दोनों किसी को कुछ नहीं बताती। बस पढ़ाई का या एक्सरसाइज का बहाना बनाकर वह इस बात को टाल देती थी। क्रिश अपनी फायरफ्लाई को मायूस देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वह आशी से जितनी भी बातें कहता, आशी उसकी बातों का उतना ही जवाब देती। वह जब भी आशी के करीब आता, आशी ना ही उसे रोकती थी और ना ही उसके साथ वह मोमेंट अच्छे से एंजॉय करती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ है, पर उसका ध्यान कहीं और है। इसी तरह एक रात आशी बिस्तर पर सोई हुई थी। इस वक्त उसने एक पीच कलर की शर्ट की लेंथ नाइटी पहन रखी थी, जिसका गला काफी डीप था। कंधों पर सिर्फ पतली 2 स्ट्रिप थे। हालांकि यह नाइटी भी उसने काफी मुश्किल से पहनी थी, क्योंकि क्रिश को रात को सोते वक्त
उन दोनों के बीच कपड़ों की दीवार भी नहीं चाहिए थी। पर आशी अनकंफर्टेबल रहती थी, इसलिए वह शॉर्ट नाइटी पहन लिया करती थी। और तभी नींद में ही उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर कुछ रेंग रहा है, कुछ है जो उसके ऊपर हावी हो रहा है। आशी ने नींद में ही ना चाहते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि क्रिश के हाथ धीरे धीरे उसके कपड़ों के अंदर जा रहे थे और वह उस पर हावी हो रहा था। वह उसके पूरे बदन पर किस कर रहा था, उसके चेहरे, गाल और गले पर। और क्रिश को इस तरह देखकर आशी धीरे से अपनी लड़खड़ाते शब्दों में बोली, साइको, यस माय लव, आई नीड यू। कहते हुए क्रिश की आवाज काफी मैग्नेटिक लग रही थी, जिसे सुनकर आशी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अब वह क्रिश को उसकी मनमानी करने दे रही थी। उसने क्रिश को रोका नहीं। क्रिश उसे आधे घंटे तक पागलों और दीवानों की तरह किस कर रहा था। उसका बिहेवियर काफी पैशनेट था। क्रिश की हरकतों के कारण आशी उसके नीचे सिसकियां ले रही थी, लेकिन वह उसका साथ नहीं दे रही थी और यह चीज नोटिस करके क्रिश उसी जगह ज्यादा किस कर रहा था ताकि आशी भी उसका साथ दे या उससे दूर होने की रिक्वेस्ट करे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। आशी चुपचाप यह सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फाइनली क्रिश फ्रस्ट्रेट होते हुए आशी को तंग करने लगा और फाइनली आशी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जोर से रोने लगी। साइको प्लीज छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। और आशी को इस तरह दर्द से रोते हुए देखकर क्रिश गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यह सब करना पड़ रहा है फायरफ्लाई, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? जवाब दो मुझे। यह सब उस दिन से हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बाकी रिलेशनशिप का असर हमारे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर क्यों दूसरों की वजह से तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं रहता? बोलो, क्यों तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस बिहेवियर को देखकर मुझे कितना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है? मैं खुद को किस तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे और मेरे बीच किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर यह सब क्या है फायरफ्लाई? बोलो, मुझे जवाब दो। कहते हुए क्रिश अचानक से गुस्से के कारण उसके अंदर दाखिल हुआ और अब वह आशी को और ज्यादा तंग करने लगा। अब आशी क्रिश के सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, तुम गंदे साइको, तुम बाहर आओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कुछ भी तो नहीं कर रही, बस आजकल कुछ टेंशन में हूँ और तुम इतने गंदे हो कि तुम मेरी टेंशन भी नहीं देख पा रहे हो। हटो, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम मुझे दर्द दे रहे हो। प्लीज साइको रुक जाओ ना, प्लीज। कहते हुए आशी क्रिश से रुक जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी और फाइनली क्रिश उसके होठों पर किस करते हुए किसी तरह खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी फायरफ्लाई को तकलीफ नहीं दे सकता था। और लगभग 20 मिनट बाद आशी ने महसूस किया कि क्रिश थोड़ा शांत हो चुका है और अब वह एक बार फिर मौन करने लगी। इस तरह देखते ही देखते पूरी रात बीत गई। आशी को क्रिश ने काफी थका दिया था और अब वह क्रिश की बाहों में रिलैक्स कर रही थी। वह दोनों इस वक्त बाथटब में थे। आशी क्रिश के सीने से लगी हुई थी, उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसका सर क्रिश के सीने पर था। उसके चेहरे पर जो थकान नजर आ रही थी, उसे देखकर क्रिश थोड़ा शांत था। तभी आशी ने क्रिश के सीने पर सर रखे हुए प्यार से कहा, आई एम सॉरी साइको, मैं जानती हूँ आजकल मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही,
तुम्हें अच्छे से वक्त नहीं दे पा रही, पर तुम जानते हो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ साइको। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जिन्हें उनका प्यार मिलता है। काश इतना ही लकी हर कोई इंसान होता। क्रिश आशी को अपने सीने से लगाए हुए बाथ टब में आंखें बंद किए हुए पीछे की तरफ थोड़ा लेटा हुआ था। वह रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशी की बातें सुनकर उसके चेहरा एक बार फिर सर्द होने लगा। लेकिन उसने आशी की बात का एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे आशी के बालों को सहला रहा था। लेकिन न जाने क्यों क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, जिसे शायद आशी नहीं देख पा रही थी। तभी क्रिश की गरजती हुई आवाज आशी के कानों में गई। आज हम हॉर्स राइडिंग करने जाएंगे फायरफ्लाई। और इतना सुनकर आशी कंफ्यूजन से क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, हॉर्स राइडिंग? सुबह 9 बजे डाइनिंग हॉल में घर के सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमेशा की तरह क्रिश अपने हेड चेयर पर शांति से बैठकर खाना खा रहा था और क्रिश के खौफ से उस हॉल में बिल्कुल मातम जैसी शांति पसरी हुई थी। हालांकि आमतौर पर डाइनिंग हॉल में बातें करने की शुरुआत आशी और नताशा ही किया करती थी और समर उन्हें ज्वाइन कर लिया करता था, लेकिन वह लोग भी डर डर कर ही बातें किया करते थे। लेकिन फिलहाल उस दिन से आशी और नताशा बहुत ही कम बोला करती थी। राहुल भी सामने वाले हेड चेयर पर चुपचाप खाना खा रहा था। उसके बगल में ऐना शांति से बैठे हुए खाना खा रही थी। आज संडे का दिन था और इस घर के रूल के मुताबिक आज बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी मिली हुई थी। आज अथर भी नताशा की बगल में बैठे हुए अपनी बहन को खामोश देख रहा था। कई दिनों से वह इस चीज को नोटिस कर रहा था और अब उसे भी अपनी बहन के लिए काफी कुछ होने लगा था। इसी कारण अब वह भी ज्यादा हंस या बोल नहीं करता था। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए क्रिश की कर्कश आवाज सभी के कानों में गई। ब्रेकफास्ट करके सभी बच्चे रेडी हो जाओ, आज हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे। क्रिश के इन शब्दों को सुनते ही सभी बच्चे अपनी नजर उठाकर क्रिश के चेहरे की तरफ देखने लगे और तभी नताशा क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, सॉरी, पर मैं नहीं आऊंगी, मेरा मन नहीं है। आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर नताशा के हाथों पर हाथ रखते हुए बोली, कम ऑन नताशा, चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोगों ने साथ में एंजॉय नहीं किया, तुम चलोगी तो अच्छा लगेगा। तभी समर और अथर भी नताशा की तरफ देखते हुए बोले, हाँ नताशा, तुम भी चलो, तुम अकेले घर पर क्या करोगी, वहां चलोगे तो एंजॉय करोगे। हॉर्स राइडिंग का मन नहीं होगा तो मत करना, पर हमें ज्वाइन तो कर ही सकती हो। अपने दोस्तों की बात मानकर नताशा बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देती है, जो देखकर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी रॉकी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, सॉरी, बट मैं नहीं जा सकता, 2 दिन बाद मेरा कंसर्ट है और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। इतना कहकर रॉकी वहां से जाने को हुआ। तभी क्रिश बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप अपना खाना खाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं रॉकी, मैंने क्या कहा, मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं है, ऑर्डर दिया है, सब बच्चे जाएंगे मतलब सब जाएंगे। इनफैक्ट आज मॉम डैड भी जाएंगे। सब लोग तैयारी कर लो, हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं। क्रिश के ऑर्डर को सुनकर रॉकी के चलते हुए कदम रुक गए। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वह दांत किटकिटाते हुए वापस पलटकर क्रिश को अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला,
क्रिश, मुझे यह समझ नहीं आता, तुम हर बात पर ऑर्डर क्यों झाड़ते हो? मैंने जब कह दिया मेरा मन नहीं है, तो इसमें जबरदस्ती करने वाली क्या बात है? और यह अपना किंग का एटीट्यूड हर जगह मत झाड़ा करो। मैंने जब कह दिया कि मुझे नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं जाना। कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहते हुए रॉकी एक बार फिर वहां से जाने को हुआ। तभी क्रिश अपने हाथों में ली हुई स्पून, जिससे वह खाना खा रहा था, उसे प्लेट में रखते हुए अपने चेहरे पर कोल्ड एटीट्यूड लाते हुए चेयर के हेड सपोर्ट पर चेयर के आर्म सपोर्ट पर अपनी एल्बो टिकाते हुए रिलैक्स पोजीशन में बैठकर अपने एक हाथ को गले के पीछे घुमाते हुए एक बार फिर अपनी कठोर और कर्कश आवाज में बोला, मैंने अभी अपना किंग एटीट्यूड दिखाया ही न कहाँ है? रॉकी, तुम अच्छे से जानते हो अगर मैं वह दिखाने पर आ गया तो तुम ना कहने की हिम्मत जिंदगी भर नहीं उठा पाओगे। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और आंखों में एक कोल्डनेस, डार्कनेस थी। उसके चेहरे के रंग काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए तो रॉकी भी घबरा गया था और वहां के आसपास का माहौल पूरी तरह ठंडा हो गया था। अचानक ही वहां का टेम्परेचर गिर गया। सभी को अचानक ही एक ठंडेपन का एहसास होने लगा है। ऐना और राहुल रॉकी के लिए घबराने लगे। अब ऐना जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी निक मामले की गंभीरता को समझते हुए रॉकी की तरफ देखते हुए अपने लड़खड़ाते शब्दों में, जिन्हें उसने जस्ट थोड़ा बहुत कहना सीखा था क्योंकि उसकी ब्रेन सर्जरी हो चुकी थी और अब उसके ब्रेन थोड़ा बहुत एक्टिव हो चुका था। उसकी हर दिन की स्पीच थेरेपी चल रही थी और वह काफी अच्छे से रिकवर कर रहा था। निक ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन ब्रदर, बहुत लंबा समय हो गया है, हमने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। तुम अगर चलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। निक की बात सुनकर गौरी भी रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ रॉकी भैया, चलिए ना। मैंने भी कभी हॉर्स राइडिंग सामने से नहीं देखी। मैंने सुना है कि आप और क्रिश जीजू हॉर्स राइडिंग में बहुत अच्छे हैं। प्लीज भैया, चलिए ना मेरे लिए। गौरी और निक की बात सुनकर रॉकी ना चाहते हुए भी गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए एक ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है, बस तुम लोगों के लिए, वरना किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके डर से जा रहा हूँ तो यह उसकी गलतफहमी है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा है। इतना कहकर रॉकी वहां से तेज कदमों के साथ चला गया और रॉकी की बात सुनकर आशिक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी आंखों में कुछ चमक थी जिसे समर ने नोटिस कर लिया था, पर फिलहाल वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आशिक के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन आशी अगले ही पल अपने चेहरे की मुस्कान को गायब कर क्रिश के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि वह जानती थी अगर क्रिश वहां रॉकी को ले जा रहा है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है और उसे अपने साइको के दिमाग पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आखिर क्रिश के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है रॉकी और नताशा को मिलाने के लिए? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है रॉकी और नताशा की जोड़ी कैसी है? क्या आप लोग चाहते हैं कि रॉकी और नताशा एक हो? प्लीज अपने अपने कमेंट करके हमें सजेस्ट करें। धन्यवाद।